तीन गंवार देवरानी से दो मॉडर्न जेठानी परेशान। पंडित जी, लड़की ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल हमारी तरह मॉडर्न और इंटेलिजेंट हो। हाँ पंडित जी, आखिर हमारे तीन देवरों की शादी एक साथ होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसी लड़कियां इस घर में आए ताकि इस घर में हम सभी मिलजुल कर रहें। मनिका और पारुल दोनों ही अपनी पसंद पंडित को बता रही थी कि तभी उनकी सास वहां पर आ जाती है और कहती है, पिछली बार तुम्हारे पिताजी ने अपनी पसंद की लड़कियां ढूंढी थी, यानी कि तुम दोनों को तुम्हारे पिताजी ने ही पसंद किया था। वैसे तो तुम दोनों अच्छे हो, लेकिन मेरी एक तमन्ना है कि मैं अपने तीनों बेटों की शादी गांव की लड़कियों से करूं। ये आप कैसी बातें कर रही हो सासू माँ जी? अरे अगर इस घर में गंवारों को लेकर आओगे तो कैसे चलेगा? हाँ सासू माँ जी, मैं नहीं चाहती कि हम पांचों अलग अलग रहें। अगर इस घर में बहू आएंगी तो मॉडर्न ही आएंगी। शादी मेरे तीनों छोटे बेटों की है तो लड़कियां भी मैं ही पसंद करूंगी, इससे तुम दोनों कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं आनंद जी से परमिशन लेकर आई हूँ। उन्होंने कहा है कि मुझे जैसी लड़कियां पसंद होगी उन्हीं से मेरे तीनों बेटों की शादी होगी। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ और अपना काम करो। दुर्गेश्वरी अपनी दोनों मॉडर्न बहू पारुल और मनिका को वहां से भेज देती है, जिसके बाद वो पंडित को अपनी पसंद की लड़कियां बताने लगती है। पंडित उसे कई सारी गांव की लड़कियों की फोटो दिखाता है, जिनमें से दुर्गेश्वरी को तीन लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। आहा, क्या बात है! यही तो वो लड़कियां हैं जिन्हें मैं ढूंढ रही थी पंडित जी। जितनी जल्दी हो सके इन तीनों लड़कियों से मेरे बेटों की शादी करवा दीजिए। इधर दुर्गेश्वरी पंडित को लड़कियों का रिश्ता पक्का करने के लिए कह देती है। उधर रसोई में पारुल और मनिका दोनों ही गुस्से से आपस में बातें कर रही होती हैं। पता नहीं माँ जी को हम मॉडर्न बहुओं से क्या दिक्कत है। अरे शहर में अगर गांव की बहू आएंगी तो उसका चाल चलन, उसका बर्ताव, उसका बिहेवियर पता नहीं कैसा होगा और वो हम सबके साथ घुल मिल पाएगी भी या नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। जैसे ही इस घर की तीन बहुएं आएंगी और वो भी गांव की गवार, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर जेठानियों का फर्ज अदा करते करते उनकी हालत बुरी कर दे और उन्हें इस घर से दफा कर दे, ताकि माँ जी को एक अच्छा सबक मिले। सही कहा तुमने, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और दुर्गेश्वरी अपनी तीनों बेटों की शादी करके अपनी तीनों गांव की बहुओं को अपने घर ले आती है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। आज से ये घर तुम्हारा हुआ। अब अंदर आकर थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी की रस्में बाद में शुरू करेंगे। दुर्गेश्वरी के कहने पर राधिका, अरोमा, मनीषा तीनों जाकर जमीन पर बैठ जाती हैं। उन्हें जमीन पर बैठा हुआ देख पारुल और मनिका जोर जोर से हंसने लगती है। हे भगवान, इतने महंगे महंगे तोहफे, कुर्सी टेबल होने के बाद भी इन गांव की गवारों को जमीन ही नजर आई। इन तीनों के घर वालों ने तो हमारे महंगे सोफों को भी फेल कर दिया। वैसे इनकी जगह वहीं जमीन पर बैठने की है। ये सब सुनने के बाद दुर्गेश्वरी को गुस्सा आता है और वो अपनी दोनों बहनों से कहती है, क्या तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आ रही है? एक तो उन्हें इस घर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और तुम हो कि उन तीनों का मजाक उड़ा रही हो। दुर्गेश्वरी के कहने पर पारुल और मोनिका की हंसी बंद हो जाती है, जिसके बाद दुर्गेश्वरी अपनी तीनों गांव की बहुओं से कहती है, चलो चलो यहाँ से उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे दिखा देती हूँ, वहाँ जाकर आराम कर लेना। दुर्गेश्वरी एक एक करके अपनी तीनों बहुओं को उनके कमरे में छोड़ आती है, जिसके बाद राधिका, अरोमा दोनों मनीषा के कमरे में आ जाती हैं और तीनों आपस में बातें करने लगती हैं। ये तो यकीन ही नहीं होता कि हम इतने बड़े घर में शादी करके आए हैं। कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? तुम सपने की बात कर रही हो? मैं तो इन ऊंची ऊंची दीवारों को देखकर ही बौखलाती जा रही हूँ। अरे भाई साहब, मेरा तो सर ही चकरा रहा है इतने बड़े घर को देखकर। इस घर की साफ सफाई कैसे होती होगी? मैंने सुना है कि हमारी सास ने घर में कई सारी नौकरानी रखी हुई है हर एक काम के लिए, इसलिए हम इस घर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब हमें अपने कमरे में जाकर आराम कर लेना चाहिए। ये कहने के बाद राधिका और अरोमा दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद यूं तो आराम से वो सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद वो पूरा 16 श्रृंगार कर लेती हैं और पैरों में भारी भारी मोटी मोटी बजने वाली पायल पहन लेती हैं। इसकी आवाज से पूरा घर गूंज उठता है। इतने सारे घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं हमारे घर के अंदर कोई चुड़ैल तो नहीं घुस आई? अब हमें कौन बचाएगा? अरे अरे, तुम डरते क्यों हो? ये तो हमारी नहीं, बहुओं की पायल की आवाज है। तुम्हें तो पता ही है, वो गांव से आई हैं।
एक तरफ पायल परेशान हो रही थी कि दूसरी तरफ मनिका नींद से उठकर पायल की आवाज के पीछे जाती जाती राधिका, अरोमा और मनीषा के पास पहुंच जाती है। अरे तुम गवारों का कुछ नहीं हो सकता। क्या ये तुमने पैरों में क्या पहना है? अभी के अभी उतारो। ना बाबा ना, ये हम ना उतारेंगे। ये तो हमारे सुहाग के 16 श्रृंगार में आता है, और एक सुहागन के पैर नंगे कैसे रह सकते हैं? तुम गवारों को तो देख लूंगी मैं। मनिका घर के सभी नौकरों की छुट्टी कर देती है, जिसके बाद वो अपनी तीनों देवरानियों से कहती है, देखो, घर पर आज कोई भी नौकर नहीं है। इनफैक्ट आगे भी कोई नौकर नहीं होगा, इसलिए आज से तुम ही घर की सारी साफ सफाई करोगी। ये सुनते ही राधिका और रोमा और मनीषा तीनों ही बहुत खुश हो जाती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सुबह से अपने लिए कोई काम ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें कोई काम ही नहीं मिला था। चलो इसी बहाने हम घर की साफ सफाई तो कर सकेंगे। और फिर क्या था, तीनों गांव की बहू अपने तौर तरीके से घर की साफ सफाई करना शुरू कर देती हैं, जिसके चलते पूरा घर तहस नहस हो जाता है। पारुल और मनिका जब घर की हालत देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? अरे कोई सोफे के ऊपर पानी डालकर धोता है क्या? क्या तुमने पूरे घर के अंदर पानी पानी क्यों कर रखा है? वो क्या है ना, जब तक पानी से अच्छे से साफ सफाई धुलाई सुनाई ना कर लो तब तक मजा नहीं आता। अभी देखना, कुछ ही देर में पूरा घर चकाचौंध चमकने लगेगा। राधिका, रोमा, मनीषा की बातें सुनते ही पारुल और मनिका का सिर चकराने लगता है, जिसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो फौरन भागते हुए दुर्गेश्वरी के पास जाती हैं। अरे माँ जी, मैंने तुम्हें बताया था ना, गवार बहुओं को इतने बड़े बंगले में मत लेकर आओ। देखो उन तीनों ने क्या कांड किया है। वो इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। उन तीनों को इस घर से निकाल दो। मेरी प्यारी बहुओं, क्या तुम्हें याद है जब तुम दोनों इस घर में आई थी तो तुम्हें काम करने का जरा भी सलीका नहीं था? मॉडर्न तो थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को भी सही से समझ नहीं पा रही थी। लेकिन वक्त रहते मैंने तुम्हें सब कुछ समझाया और सिखाया। आज तुम्हारी बारी है। तुम अपने साथ अत्याचार कर रही हो। तुम्हें अपनी 3 देवरानियों को मॉडर्न घर में कैसे रहना ये सिखाना होगा। पारुल और मोनिका को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक साथ राधिका, रोमा और मनीषा तीनों को शहर के तौर तरीके सिखाना शुरू कर देती हैं। कुछ ही समय में वो तीनों अच्छे से सभी को संभालना सीख जाती हैं और अपनी दोनों मॉडर्न जेठानी के साथ अच्छे से रहना शुरू कर देती हैं। अंजना ने अपने बेटे रवि की शादी मेघा नाम के गरीब परिवार की लड़की से की थी। रवि एक मध्यम वर्ग के परिवार से था। उसके घर में माँ अंजना, पिता रमेश रहते थे। कुछ ही दिनों में मेघा ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। वो गरीब परिवार से है, ये जानने के बावजूद भी वो उससे दहेज की मांग करती है और न मिलने पर उसे खरी खोटी सुनाया करती थी। ऐसे ही एक शाम मेघा आरती गा रही थी। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। पूजा खत्म करते ही मेघा सास के पैर छूकर कहती है, माँ जी, ये लीजिए प्रसाद। जा जाकर काम कर। और हाँ, तेरे ससुर जी को चाय नाश्ता दिया? जी माँ जी। ये कहकर मेघा अपने ससुर को चाय नाश्ता देकर उसके पैर छूती है। कुछ देर बाद जब मेघा कपड़े धो रही थी तो अंजना ढेर सारे कपड़े फेंक कर कहती है, ए गरीब कहीं की, चले सारे कपड़े अच्छे से धो और सूखने के बाद अच्छे से इस्त्री करके कपड़े रख देना। जी माँ जी। सास अंजना का व्यवहार धीरे धीरे मेघा के प्रति बहुत खराब हो चुका था। इस बात से लगा कि देखो काफी चोट पहुंचती है। ये बात वो अपने पति से कह भी नहीं सकती थी, जो कि बेटा अपनी माँ के काबू में था और अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहता था। मेघा की माँ कविता गरीबी में अपना जीवन काट रही थी। सेठानी के घर झाड़ू पोछा करके कविता अपने दोनों बच्चे श्रेया और पीयूष को पाल रही थी। पैसे न होने के कारण कविता को मकान मालिक उसके बच्चों और सामान सहित घर से बेघर कर देता है, जिसके बाद कविता, श्रेया, पीयूष अपनी बड़ी बेटी के घर आ पहुंचते हैं। तभी मेघा अपनी माँ को देखकर गले लग जाती है। माँ, आप अचानक से यहाँ? आपने तो मुझे बताया नहीं। और मेरे भाई बहन, कैसी है श्रेया और पीयूष? तू? ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। माँ, आपने बताया नहीं। बेटा, दरअसल पैसे नहीं थे, मेरा वहाँ से काम छूट गया। मैंने बहुत विनती करी लेकिन मकान मालिक नहीं माना और उसने हम तीनों को घर से बेदखल कर दिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरे पास नहीं आना चाहती थी लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में मेरे पैर मुझे तेरे पास खींच लाए। कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ रहने जाऊँ इन दोनों बच्चों को लेकर। क्या माँ, आप फिक्र मत कीजिए।
अच्छा हुआ जो आप इन दोनों के साथ यहाँ आ गई। मैं माँ जी से बात करूंगी, वो मान जाएंगी, मना नहीं करेंगी। ठीक है बेटा, बस मेघा थोड़े दिन की बात है, जैसे ही कुछ काम मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो, आप जितने दिन चाहो अपनी बेटी के पास रह सकती हो। दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी दी, बहुत भूख लगी है। उनकी ये सारी बातें सुनकर अंजना ताली बजाते हुए आकर कहती है, आहा, होटल खोल रखा है ना मैंने तो, है ना बहू, जो तेरी माँ यहाँ पर आकर रहेगी, तेरा भाई पीयूष रहेगा और तेरी बहन श्रेया रहेगी। अरे मेरा बेटा तो पागल है जो कमा कमा कर लाता है और तेरी माँ बहन भाई को मुफ्त में खाना खिलाएगा। नहीं नहीं, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी आए पसर जाए, गरीब कहीं के। अरे अंजना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हमारी समधन है। अरे काय की समधन, गरीब है ये नहीं पता है क्या आपको? माँ जी थोड़ा तो लिहाज कीजिए, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं उनको? मुंह से कह सकती हूँ और क्या, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अब गरीब हैं तो है, जभी तो मुंह उठाकर यहाँ आ गई हैं। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मम्मी और मेरे भाई बहन के पास अभी रहने की कोई जगह नहीं है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज उन्हें यहाँ रहने दीजिए, प्लीज माँ जी। ओहो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्यों ना मैं इन सबको नौकर बना कर रखूं। ठीक है बहू, एक ही शर्त है, तेरी माँ और तेरे भाई बहन को मैं अपने घर में रखूंगी। वो ये है कि जब ये तीनों मिलकर घर का काम करेंगे तभी इस घर में रहेंगे, वरना भूखे नंगे गरीबों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। वैसे भी तू कौन सा दहेज में सोना चांदी लाई थी? मेरी शर्त माननी है तो ठीक, वरना तेरी माँ तेरे भाई बहन यहाँ से जा सकते हैं। माँ जी ऐसा मत कीजिए, थोड़े दिन की ही बात है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे ये शर्त मंजूर है, हम तीनों यहाँ काम कर लेंगे। अंजना, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। अजी तुम चुप ही रहो, मेरा घर है, मेरा बेटा कमाता है, यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं ये मेरी मर्जी होगी, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। समधन जी आप गुस्सा मत कीजिए, हम आपकी सारी शर्तें मानेंगे। चलो अच्छा ही हुआ आपने मान ली मेरी बात। जाइए बहू, जा थोड़ा खिला दे पिला दे, बहुत भूखे होंगे तेरे मायके वाले। ये सुनकर मेघा अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों को खाना पीना खिला देती है और रोते हुए मेघा कहती है, माँ मुझे माफ करना, मेरी सास ने आपसे इस तरीके से बात की और ये शर्त माननी पड़ी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझती हूँ। हाँ दीदी, हमारे हालात ही ऐसे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें मानना ही होगा। जब मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊंगी तो माँ को ऐसे परेशान नहीं होने दूंगी। इस तरह मेघा के मायके वाले खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद अंजना आकर कहती है, बस बस समधन जी, आपने बहुत आराम फरमा लिया, अब जाकर कुछ काम भी कर दीजिए। रसोई गंदी पड़ी है, थोड़ा साफ कर दीजिए। और पीयूष तुम पौधों में पानी डाल दो। और श्रेया बेटा तुम जरा मेरी अलमारी के कपड़े लगा दो। और हाँ कविता बहन, अच्छे से करना काम। जी समधन जी आप निश्चिंत रहिए, मैं और बच्चे सही से काम करेंगे। अंजना की बात सुन मेघा के मायके वाले उसके सास की उंगलियों पर नाच नाच कर उसका हर फरमाया हुआ काम करने लगते हैं। और यदि कोई काम बिगड़ जाता है तो अंजना उसे दोबारा करवाया करती थी और मेघा और उसके परिवार वालों को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। इस तरह कुछ वक्त बीत जाता है। अब अंजना उन्हें पूरे दिन काम करवाने के बाद सिर्फ एक वक्त का खाना देती थी, वो भी ऐसा जो खाने लायक नहीं होता था। कविता और उसके तीनों बच्चे काम करके बैठे ही थे, तभी मेघा कहती है, माँ जी मैंने मेरे भाई बहन माँ ने घर का लगभग सारा काम कर दिया, स्टोर रूम भी साफ कर दिया, बहुत भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए दे दीजिए। हाँ हाँ लो, ये रहा तुम चारों का खाना। ऐसा कहकर अंजना सूखी 4 रोटी और सूखी लाल मिर्च और प्याज रख कर दे देती है। ये देखकर मेघा कहती है, माँ जी आप क्या कर रही हैं? हम पूरे दिन सुबह से काम कर रहे हैं और आप ये खाना दे रही हैं, ये तो खाने लायक भी नहीं है। रोटी के साथ सूखी लाल मिर्च कौन खाता है? मैं अपने लिए नहीं मांग रही, कम से कम माँ के साथ तो ऐसा मत कीजिए, वो भी आप ही की उम्र की है लगभग। अच्छा अब तू सिखाएगी मुझे क्या सही और क्या गलत? मेरे घर में तो यही मिलेगा, खाने को मिलेगा, खाना है तो खाओ वरना घर से बाहर निकल जाओ। मुझे गरीब भिखारी लोगों को अपने घर में रखने का कोई शौक नहीं है। और बहू तू भी अपनी माँ के साथ घर छोड़कर जा सकती है, समझी? दीदी ये तो बहुत गंदा खाना है, जब से हम आए हैं हमें बद से बदतर खाना मिल रहा है, इससे तो पेट में बहुत जलन होती है। पीयूष चुप हो जा, चिंता मत कर। माँ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ओहो फिर वही सब बातें।
रमेश ये सारी बातें सुन लेता है और अंजना का कहर उसके मायके वालों पर देखकर बोल पड़ता है। अंजना, तुम्हें इंसानियत नाम की चीज बची है या नहीं? कुछ नहीं तो बच्चों का ही ख्याल कर लो। ये सब कैसे खाएंगे? आपकी ही कमी थी, आप आ गए। आप बोलते बड़बड़ाते रहिए, चाहे तो उनके सेवा पानी कर लीजिए, मैं तो चली। ये कहते ही घमंडी अंजना सीढ़ियों पर चढ़कर जाती है कि उसका पैर फिसल जाता है, जिससे सिर पर बहुत चोट आती है और मेघा अपनी सास को देखकर चिल्लाती है। उसके सिर से खून बहने पर मेघा पल्लू फाड़कर बांधती है ताकि उसका खून रुक जाए और फौरन सब उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां कुछ देर बाद अंजना को होश आता है। कैसी हो अंजना तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें यहाँ सही वक्त पर हम नहीं लाते और बहू ने तुम्हारा खून रोकने से नहीं बचाया होता तो बहुत बुरा हो जाता। जिसको तुमने इतना कोसा उसने ही तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहू, मैंने तेरे और तेरे मायके वालों के साथ बहुत बुरा किया। बच्चों, समधन जी मुझे माफ कर दीजिए और मेरी जान बचाने के लिए बहू तेरा शुक्रिया। अब समधन जी हमारे साथ हमेशा के लिए रह सकती हैं। आखिर मेरा बेटा भी तो इनका ही बेटा है। अरे बहन जी, आपने इतना कह दिया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ दिनों में मुझे काम मिल जाएगा। एक जगह मैंने बात की थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ देर बाद अंजना घर आ जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।